नमस्कार दोस्तों। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो और अभी अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और चाहे उसके लिए आप कोई भी टेक्निक या प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, ज़रूरी सबसे ज़्यादा ये है कि आप करंट रियलिटी को इग्नोर कर पाएँ। और कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ करंट रियलिटी की वजह से ही हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। और करंट रियलिटी इमीडिएटली चेंज नहीं होती है, ना ही आपको उसे इमीडिएटली चेंज करने की कोशिश भी करनी चाहिए। आप बस थोड़ी फोकस शिफ्टिंग की प्रैक्टिस से उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये फोकस शिफ्टिंग मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा यूज़ की है। ये मैंने अब्राहम हिक्स से ही सीखी थी। तो अब्राहम के ही तरीके से मैं आपको काफ़ी सिंपल वे में बताऊँगा कि कैसे अपने फोकस को शिफ्ट किया जाए, ताकि आपकी करंट रियलिटी जो भी हो, उस पर से आप थोड़ा ध्यान हटाकर अपनी मैनिफेस्टेशन पर ज़्यादा फोकस कर पाएँ। और जब आपका करंट रियलिटी पर से फोकस हटकर आपकी मैनिफेस्टेशन की तरफ हो जाएगा, तो अलाइनमेंट ऑटोमैटिकली अचीव होने लगेगी। क्योंकि अलाइनमेंट और कुछ नहीं, बस अच्छी फीलिंग्स को कहा जाता है। जैसे अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन उनके बारे में ही सोचकर आपको ये फ़ील होता है कि वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, या उसने आपसे इस तरीके से बात की, या उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो ये सारी रेजिस्टेंस की फीलिंग होती है। वही अलाइनमेंट की फीलिंग ये होती है कि आपने जैसे उस पर्सन के बारे में सोचा, सोचते ही आपको बस अच्छा फ़ील हुआ, और आपको इस तरह की कोई भी फीलिंग्स नहीं आई कि वो पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा या कुछ नहीं कर रहा। बस आप एक नॉर्मल अच्छे मूड में हो और आपको पता है सब ठीक हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि आप अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। तो अब मैं बताता हूँ कि फ़ोकस शिफ्टिंग को करते कैसे हैं। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से फ़ॉलो करना शुरू किया था, तो मैंने मेडिटेशन से शुरू किया था, और शुरू के 3 महीने तक लगातार मेडिटेशन ही किया था। और उस वक़्त मैं डिप्रेशन में भी था, तो मेरी वाइब्रेशंस में चेंजेस बहुत ज़्यादा आते थे। कभी बहुत ज़्यादा हाई फ़ील होता था, कभी बहुत ज़्यादा लो फ़ील होता था। वैसे तो मैं मेडिटेशन रेगुलरली करता गया, और उस वक़्त मेरी अलाइनमेंट का फर्स्ट स्टेप ये था कि मुझे ये बात पता थी कि मैं अगर मेडिटेशन करता रहूँगा, तो मैं जिस तरह का आज फ़ील कर रहा हूँ, 1 महीने बाद उस तरह का फ़ील नहीं करूँगा। हो सकता है कि 1 महीने बाद भी मेरा डिप्रेशन पूरी तरह से ठीक ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज मैं जितना बुरा फ़ील कर रहा हूँ, 1 महीने बाद उससे कम ही बुरा फ़ील करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं की कि मैं 1 महीने में बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा और हमेशा खुश रहने लगूँगा। मैंने बस ये ध्यान दिया कि अभी मैं जितना बुरा फ़ील कर रहा हूँ, 1 महीने बाद उतना बुरा तो नहीं फ़ील करूँगा। तो ये एक तरह से मेरा फ़ोकस शिफ्ट हुआ। यानी चाहता तो मैं ये फ़ील कर सकता था कि मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है, मैं तो मेडिटेशन हर रोज़ कर रहा हूँ, फिर भी मेरी फ़ीलिंग्स अच्छी नहीं हो रही है। और मुझे भी ऐसे थॉट्स आते थे, तो मैं यही सोचता था कि ठीक है, मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता डायरेक्टली कि 1 या 2 दिन या 1 हफ्ते में मैं अलाइनमेंट में आ जाऊँ। क्योंकि मेरी जो भी रेज़िस्टेंस है, वो मेनली शुरू हुई होगी 12-13 साल की उम्र से। क्योंकि बचपन में हमारे अंदर रेज़िस्टेंस नहीं होती। थोड़े-थोड़े जब हम बड़े होने लगते हैं, तब हम रेज़िस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं अपनी लाइफ़ में। और जितनी भी रेज़िस्टेंस मैंने क्रिएट की है, उसको क्रिएट करने में मुझे 10 से 15 साल लगे हैं। तो 10 से 15 साल की रेज़िस्टेंस को मैं 1 दिन में या 1 महीने में पूरी तरह से नहीं निकाल सकता। फिर मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद अपनी फीलिंग्स को थोड़ा-थोड़ा बेटर करने लगा। और फिर मुझे उसके बारे में पता चला कि टाइम लिमिट हमें माइंड में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि लॉजिकली मेरे लिए एक स्टेप पॉसिबल था। मैंने ये चीज़ सोची थी कि 1 साल के अंदर मैं डिप्रेशन से बाहर आ जाऊँगा। लेकिन यूनिवर्स कहता है कि आप 1 साल में नहीं, 1 महीने में भी आ सकते हो। अगर आप 1 साल की अपनी टाइम लिमिट रखोगे, तो 1 साल से पहले आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। अगर आप टाइम लिमिट को अपने माइंड से हटा दोगे, तो हो सकता है आप जिस चीज़ को 1 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो चीज़ अगले 2 से 3 महीने में हो जाए। और एग्ज़ैक्टली वही हुआ था मेरे साथ। जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया था, तो मुझे डिप्रेशन और सोशल एंग्ज़ायटी दोनों थी। तो 3 मंथ्स के बाद वो चीज़ें टोटली मेरी लाइफ़ से जा चुकी थी। यानी जब मैंने शुरू किया था, तब मेरे थॉट्स इस तरह के थे, जहाँ पर मुझे लगता था कि मैं खुद जान दे दूँगा। लेकिन उसके बाद मेरे थॉट्स 3 महीने में ही इतने ज़्यादा चेंज हो गए कि मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं कभी ऐसा सोचता भी रहा होऊँगा। यानी मेरी वाइब्रेशन में इतना बड़ा शिफ्ट, जहाँ मैं एक तरफ खुद की जान देना चाहता था, दूसरी तरफ देखा जाए तो मैं बिल्कुल भी इस तरह के थॉट्स नहीं ले सकता अपने माइंड में। तो उस वाइब्रेशन से इस वाइब्रेशन में मुझे आने में 3 महीने का ही समय लगा था। और जब तक मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अच्छे से नहीं पता था, तो मैं काफ़ी सालों से डिप्रेशन में डील कर रहा था। यानी 2016 से लेकर 2022 तक मेरा समय काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में ही बीता, और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की अपने आप को ठीक करने की। जितना हो सकता था हर वो चीज़ की। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मैंने प्रैक्टिस किया था पहले, और उसके बाद भी जितनी टेक्निक्स हो सकती थी मैंने हर एक टेक्निक की। लेकिन किसी का भी रिज़ल्ट्स मुझे नहीं मिलते थे, क्योंकि उस वक़्त मुझे अलाइनमेंट रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता था। तो फिर मैंने जब अब्राहम को पढ़ा, तो 2022 में ही मुझे अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। और 2022 के मई महीने की बात है, जब मैं डिप्रेशन में था। और मई से अगर मैं आज देखूँ, तो आज 1 साल भी नहीं हुए हैं उसे पूरे। यानी मेरी प्रैक्टिस को पूरा करते हुए मुझे 1 साल भी पूरे अभी नहीं हुए हैं।
और हर वो चीज़ मैंने मैनिफेस्ट कर ली है मेरी लाइफ में, जो मैं पिछले 5-6 साल से मैनिफेस्ट करने की लगातार कोशिश कर रहा था। इतनी टेक्निक्स की जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना होगा। इतनी सारी टेक्निक्स करने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि अलाइनमेंट ही सब कुछ होती है। फिर उसके बाद मैं हमेशा अपना फ़ोकस अलाइनमेंट पर ही करता था, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के बारे में मैं जब सोचता था, तो मेरा माइंड इस तरह के क्वेश्चन करता था कि ये कब चीज़ पूरी होगी? अभी इतना टाइम हो गया और कितना टाइम इसे लगेगा पूरा होने में? तो उस जगह से मैं अपना फ़ोकस हटाकर ये कोशिश करता था कि मैं अभी कैसा फ़ील कर रहा हूँ और अभी जैसा मैं फ़ील कर रहा हूँ, इससे थोड़ा-सा अच्छा कैसे मैं फ़ील कर सकता हूँ? तो इस तरह से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी। तो कभी-कभी क्या होता था मेडिटेशन करते-करते बीच में मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो शुरू में जब आप कोई नई चीज़ शुरू करते हो या मेडिटेशन करते हो या कुछ भी करते हो तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आपको लगे कि आपने अलाइनमेंट की तरफ काम किया है, लेकिन आपकी रेज़िस्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। तो शुरू में आपको ऐसी चीज़ों से भी डील करना पड़ता है। यानी जब नॉर्मली ऐसा होता है तो माइंड हमेशा यही सोचता है कि मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरी लाइफ़ में ऐसा क्यों हो रहा है? और सेम क्वेश्चन मेरा भी था, क्योंकि मैं मेडिटेशन कर रहा था लेकिन गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर यूनिवर्स से इसका आंसर मुझे मिला, एक वीडियो के थ्रू, जो मुझे याद नहीं मैंने किनकी देखी थी, लेकिन उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि हमारे माइंड के स्टेट्स के बारे में। और उस वीडियो में मुझे ये आंसर मिला था कि जब हम कोई नई चीज़ शुरू करने जाते हैं, तो हमारा माइंड जो हमें कंफर्टेबल रखने की कोशिश करता है, यानी हमारा माइंड इस तरह से डिज़ाइन है कि हमें हमारी लाइफ में वो बचाता है। यानी अगर आग है, तो आग को देखकर हमारा माइंड पहले ही हमें सतर्क कर देता है कि ये चीज़ तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। या समुंदर का पानी, ज़्यादा पानी आपको देखकर ही आपका कॉन्शियस माइंड आपको बताएगा कि इसमें आपकी जान जा सकती है, मत जाओ। या ऊँचाई से जब आप देखते हो, तो आपको नीचे देख के डर लगता है कि हाँ, इससे आगे गए तो हो सकता है आप गिर जाओ। तो इस तरह से हमारा माइंड डिज़ाइन्ड होता है और वो हमेशा हमें कंफर्टेबल रखने की कोशिश करता है। तो जब हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं, जैसे मेडिटेशन है, तो मेडिटेशन हमारी लाइफ़ की हैबिट नहीं होती। हम मोस्टली अपनी लाइफ़ को अलग ही तरीके से जी रहे होते हैं और मेडिटेशन हमारी लाइफ़स्टाइल होती नहीं है। तो जब हम उस चीज़ को नया-नया शुरू करते हैं, तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है उस चीज़ को लेकर और कई बार बोर फ़ील करने लगता है और इसकी वजह से वो कॉन्ट्रास्ट या प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारी लाइफ़ में, जिससे हम नई वाली रूटीन को छोड़कर वापस से अपनी कंफर्टेबल पुरानी रूटीन में चले जाएँ, जहाँ पर हमें मेडिटेशन करने की मेहनत ना करनी पड़े, पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने की मेहनत ना करनी पड़े। और क्योंकि हमें ये बात पता होती है कि हम अपनी पुरानी लाइफ़स्टाइल इसीलिए छोड़ रहे हैं, ताकि हम रेज़िस्टेंस को रिलीज़ करके अलाइनमेंट में आ पाएँ, अपनी लाइफ़ में अच्छे मैनिफेस्टर बन पाएँ। लेकिन हमारा माइंड बस हमारी कंफर्ट को देखता है और उसकी वजह से वो रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी मेडिटेशन करना शुरू करते हैं या नई रूटीन हम शुरू करते हैं, उसे तोड़ देते हैं, उसे वहीं पर करना छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ वापस से हम पुरानी रूटीन में पहुँच जाते हैं, वापस से पुरानी रेजिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे शुरू में समझ में आ गई थी। तो फिर उसके बाद जब मुझे गुस्सा भी आया, तो मैंने जिन पर भी गुस्सा किया इमीडिएटली उन्हें सॉरी भी कह दिया और उसके बाद वापस से अपने काम पर लग गया। यानी मेडिटेशन को मैं करने लगा और उसके बाद जब मुझे गुस्सा आता था, तो मैं अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश नहीं करता था। यानी जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, उन पर अगर मैं गुस्सा कर देता हूँ, तो उनसे मैं माफ़ी माँग लेता था। लेकिन जो पर्सन जिनको मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ़ में हो वो पर्सन, अगर उनके बारे में मेरा माइंड सोचता था और मुझे गुस्सा आता था उस चीज़ को सोचकर, तो फिर मैं अपने गुस्से को रोकने की कोशिश नहीं करता था, उसे होने देता था। यानी अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं गुस्सा करता था और गुस्सा इसलिए नहीं करता था कि मुझे सामने वाले से नफ़रत है। मैं इसलिए गुस्सा करता था क्योंकि अगर मैं गुस्सा करूँगा, तो ये गुस्सा मेरे अंदर से निकल जाएगा और जब मैं गुस्सा करके शांत हो जाऊँगा, तो गुस्से वाली वाइब्रेशन से निकल के शांत वाली वाइब्रेशन में आना मेरे लिए एक फ़ोकस शिफ्टिंग की तरह होगा और मेरी अलाइनमेंट में एक अगला स्टेप होगा। तो मैंने अपने गुस्से का भी काफ़ी ज़्यादा सहारा लिया अपने आप को अलाइनमेंट में लाने के लिए। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर कि मैंने नेगेटिव सोच लिया है, अब क्या होगा? मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। तो ये एक तरह से डर बना देता है आपके माइंड में, जो कि इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। आपके हर एक इमोशंस है जो आपके, वो आपके किसी न किसी सिचुएशन की वजह से क्रिएट हुए हैं लाइफ़ में और वो हमेशा ही आपके साथ रहते हैं, हर एक सिचुएशन में आपको आएँगे वो। तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना होता है कि कैसे आप अपने आप को वाइब्रेशनली डिज़ाइन करते हो, कि आप कितना टाइम वाइब्रेशन में अलाइनमेंट में रहते हो और कितना टाइम आप रेजिस्टेंस में रहते हो। इस पर आपकी मैनिफेस्टेशन डिपेंड करती है, क्योंकि कोई भी इंसान जो फिज़िकल वर्ल्ड में रहता है, यानी अर्थ पर है, उसके लिए रेजिस्टेंस को पूरी तरह से क्लियर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस पूरी तरह से क्लियर होती है और पूरी तरह से अलाइनमेंट होती है, तो वो पर्सन की डेथ होती है। तो जैसा आपने मूवीज़ में भी देखा होगा या नॉर्मली भी आपको पता होगा, जब डॉक्टर्स अपना किसी पेशेंट का इलाज करते हैं, तो उनके पास एक मॉनिटरिंग मशीन होती है।
जिसमें हमारी पल्स को देखा जाता है, यानी वो अप डाउन जाती है तो इसका मतलब है कि पर्सन जिंदा है। अगर वो लाइन सीधी हो जाती है तो मतलब समझते हैं कि वो अब नहीं है इस दुनिया में। तो ये चीज़ भी आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप अलाइनमेंट क्रिएट करते हो तो रेजिस्टेंस आपकी लाइफ में आता ही है, कॉन्ट्रास्ट आता ही है और वो आना भी चाहिए। क्योंकि फिजिकल के बाद जब कोई इंसान नॉन फिजिकल होता है तो नॉन फिजिकल में ही सबसे ज़्यादा अलाइनमेंट होती है। इसीलिए अब्राहम कहती है कि अपने कॉन्ट्रास्ट को एंजॉय करो, अपनी जर्नी को एंजॉय करो, क्योंकि वो हमेशा आपकी लाइफ में होंगे और वही आपको बेहतर इंसान बनाएंगे। और वही कॉन्ट्रास्ट में से आपकी नई डिज़ायर का जन्म होगा। यानी अगर कोई इंसान रिलेशनशिप में आपको चीट करके जाता है, तभी एक नई डिज़ायर आती है कि मुझे मेरा एक लॉयल पार्टनर चाहिए। या जब आपके पास जॉब नहीं होती और आप अपनी जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, उसी वक्त आपको ये डिज़ायर होती है कि आपको एक अच्छी जॉब चाहिए और आप एक अच्छी जॉब डिज़र्व करते हो। और अपनी हेल्थ का भी अगर आप देखो, तो मोस्टली लोग ज़्यादा ध्यान नहीं रखते और जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं कभी, उस वक्त हेल्थ के बारे में हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं। यानी वो रेजिस्टेंस हमारी लाइफ में, वो कॉन्ट्रास्ट हमारी लाइफ में हमारी हेल्थ को और बेटर बनाने के लिए आया होता है। तो इसीलिए ये अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस का खेल आपकी लाइफ में हमेशा चलता रहेगा, लेकिन आपको फोकस हमेशा अलाइनमेंट की तरफ रखना है, ताकि जब आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस आए या फिर कॉन्ट्रास्ट आए, तो वो ज़्यादा टाइम के लिए ना हो, उसमें से आपकी नई डिज़ायर निकले और उस डिज़ायर को आप मैनिफेस्ट करो। और अलाइनमेंट में रहने के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता, आपको बस रेजिस्टेंस थॉट को छोड़ना है। यानी आपको अपने फोकस को थोड़ा-थोड़ा शिफ्ट करना सीखना है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ जो हम अपनी लाइफ में हमने सबने किया होगा। तो जैसे बचपन में हमारा कोई दाँत टूटता था, तो जिस जगह में हमारा दाँत टूटा होता था, हमारी जीभ हमेशा उसी तरफ जाती थी। और एक दाँत के जाने पर हम इस तरह से बिहेव करते थे कि हमारे बाकी दाँत भी है ही नहीं। यानी बाकी दाँतों पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं था, बस उस जगह पर हमारी जीभ जाती थी, जहाँ से हमारा दाँत टूटा होता था। उसी तरह से हमारी लाइफ में भी हमारा ध्यान उसी चीज़ पर जाता है जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा खराब हो रही होती है। अच्छी चीज़ों पर तो ध्यान ही नहीं जाता। तो इस जगह में फ़ोकस शिफ्टिंग काम आती है। तो जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया था और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से फ़ॉलो करना शुरू किया था, तब तो मेरी लाइफ में कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं था जो कि अच्छा था। यानी उन चीज़ों के लिए मैं ग्रेटफुल नहीं हो सकता था उतनी आसानी से, जितनी ईज़िली मैं चाहता था उस चीज़ को होना। तो उस वक़्त मैं फ़ोकस शिफ्टिंग के लिए एप्रिसिएशन और 17 सेकंड टेक्निक का कॉम्बिनेशन यूज़ करता था। यानी एक तो एप्रिसिएशन इस चीज़ की कि हो सकता है कि मेरी लाइफ़ में कोई चीज़ अच्छी ना हो, लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, यानी जो मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ़ में, वो अगर मैं किसी दूसरे पर्सन के पास देखता हूँ, तो उस चीज़ को मैं एप्रिशिएट करूँगा। क्योंकि जिस तरह से मैं बिहेव करूँगा, जो भी मैं दूँगा वाइब्रेशनली, वो मैं अपनी तरफ ही उसे अट्रैक्ट करूँगा। तो मैं एप्रिसिएशन का इस्तेमाल काफ़ी करता था। यानी ट्रीज़ को भी देखकर कहता था कि ये ट्रीज़ कितनी अच्छी है, ये आसमान कितना अच्छा है, ये गाड़ी कितनी अच्छी है, ये मूवी कितनी अच्छी है। इस तरह से एप्रिसिएशन करता था और इसके साथ मैं 17 सेकंड का भी इस्तेमाल करता था, जो कि अब्राहम की एक टेक्निक है जिसमें अब्राहम कहती है कि अगर आप 17 सेकंड तक किसी थॉट पर फ़ोकस करते हो, तो आप उस थॉट को एक्टिवेट कर देते हो और उस 17 सेकंड के साइकिल को आप 3-4 बार रिपीट करते हो, तो वो 68 सेकंड तक जाता है और 68 सेकंड तक जाता है तो वो एक मैनिफेस्टेशन की मोमेंटम को गेन कर लेता है। यानी एक थॉट है, मान लीजिए मुझे मेरे स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि वो इतना अच्छा इंसान है या इतना बुरा इंसान है, जिस भी तरीके से मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो इसे रेजिस्टेंस के तरीके से मैं समझता हूँ, जैसे मोस्टली हम सोचते हैं। तो मान लीजिए मैंने उस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचा, मेरे माइंड में इमीडिएटली ये थॉट आया कि उसकी ये आदत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने इस तरह से मुझसे बिहेव किया, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मैंने 17 सेकंड तक फ़ोकस किया। इसके बाद इसी तरह के थॉट्स मुझे और ज़्यादा आने लगेंगे और वो मोमेंटम गेन करने लगेगा। जैसे उसने मुझसे बात नहीं की, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, यहाँ तक ये भी कह दिया कि वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। हमेशा मेरी लाइफ़ में ही ऐसा क्यों होता है? मुझे ही कोई प्यार नहीं करता या मैं ही इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता या इस रिलेशनशिप को मैं डिज़र्व नहीं करता। यानी ये शुरू होता है 1 या 2 थॉट से और उसके बाद इतनी फ़ास्ट मल्टीप्लाई होता है और ये 68 सेकंड तक जाता है तो एक मोमेंटम को गेन कर लेता है मैनिफेस्टेशन की। और अब आप सोचो कि अब आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके बारे में आप दिन भर में इतनी बातों को कितनी बार बोलते हो? यानी 17 सेकंड में थॉट एक्टिवेट होता है, 68 सेकंड में वो मैनिफेस्टेशन की मोमेंटम को गेन करता है। और और दिन में होते हैं 24 घंटे, जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने डिज़ायर के बारे में ही सोच रहे होते हैं और वो भी डिज़ायर कंप्लीट नहीं हुई इस बारे में सोच रहे होते हैं। तो हम अपने वाइब्रेशन को कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उस चीज़ में।
और उस वक़्त मैं ये चीज़ समझा था कि अगर मुझे कुछ लाइफ़ में मेरी मैनिफेस्ट करना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उस चीज़ के बारे में पॉज़िटिव फ़ील करूँ, बल्कि ये ज़रूरी है कि मैं लाइफ़ में पॉज़िटिव फ़ील करूँ और मेरी डिज़ायर को लेकर नेगेटिव ना फ़ील करूँ। उसके बाद मैं इंस्टाग्राम रील्स देखा करता था, तो रील्स होती थी मोस्टली 30 सेकंड्स की, तो रील्स को मैं 2 बार देखा करता था, 3 बार देखा करता था, तो उसमें मैं 17 सेकंड का यूज़ करता था। तो सबसे पहले मैंने देखना शुरू की थी डॉगीज़ की वीडियो, यानी पपीज़ की। क्योंकि मुझे अच्छा फ़ील करना था और मेरी लाइफ़ में इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी जिसको लेकर मैं अच्छा फ़ील कर सकूँ। यानी लाइफ़ के किसी भी एस्पेक्ट के बारे में मैं सोचता था तो मुझे रेज़िस्टेंस फ़ील होती थी। तो मैं पपीज़ की वीडियो देखा करता था और देखते ही मुझे उनको अच्छा फ़ील होने लगता था। तो देखा जाए तो मैंने अपने फ़ोकस को बस शिफ्ट किया था, यानी टॉपिक को टोटली चेंज कर दिया था और उस चीज़ में अपनी अलाइनमेंट को बनाने लगा था। और उस अलाइनमेंट को बनाते हुए मेरा इस वाली रेज़िस्टेंस से ध्यान हट जाता था। यानी अगर मेरे मनी के पार्ट में रेज़िस्टेंस है, लाइफ़ में रेज़िस्टेंस है, तो उसमें से ध्यान हट के उस चीज़ में अलाइनमेंट आ जाती थी, क्योंकि मैं उस चीज़ को देखकर अच्छा फ़ील कर रहा था। और इस तरह से मेरी वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा शिफ्ट होने लगा। मैं धीरे-धीरे और अच्छे से उन चीज़ों को समझने लगा जो मैं समझना चाहता था लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में। और फिर ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी होने लगी। और एक एक्सपीरियंस मैं आपको और बताता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल का। उस वक़्त मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए थे, होने वाले थे। और उसके बाद जब हो भी गए थे, उसके बाद भी इसी तरह की चीज़ हो रही थी। तो ये एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। तो जब मैं वीडियो अपलोड करता था, तो मेरी वीडियोज़ नॉर्मली 1 दिन में 100 व्यूज़ के पास जाती थी। यानी मोस्टली 100 व्यूज़ तो चल जाती थी 1 दिन में। तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करता था, तो मैं हमेशा अपना यूट्यूब स्टूडियो खोलकर मैं देखा करता था कि उसमें कितने व्यूज़ आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं। और ये चीज़ मुझे पता भी थी कि रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, लेकिन मेरा फ़ोकस उस चीज़ पर इतना ज़्यादा था कि मैं इमीडिएटली उस चीज़ को नहीं हटा सकता था अपनी लाइफ़ से। और वो चीज़ मुझे रेजिस्टेंस शो करके मेरी लाइफ़ में नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी मुझे दे रही थी। यानी जो व्यूज़ मेरे रेगुलरली 1 दिन में 100 आते थे, वो घट के 50 भी हो गए थे। तो फिर मैंने उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश की और मैंने ये चीज़ तो मुझे पता थी कि ये इमीडिएटली मुझसे नहीं हटेगी एक बार में। तो मैं क्या करता था कि जब मैं वीडियो अपलोड करता था, तो उस वक़्त भी मैं 2 या ढाई बजे वीडियो अपलोड करता था दोपहर के। और ये अक्टूबर या नवंबर की बात होगी और उस वक़्त उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती थी। तो मैं वीडियो अपलोड करता था, उसके बाद अपनी छत पर चला जाता था और 1-2 घंटे मैं बिल्कुल गाने ही सुनता रहता था। उस वक़्त तक मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो खोलकर भी नहीं देखता था कि किसके कमेंट आए हैं, कितने व्यूज़ आए हैं, कितने सब्सक्राइबर्स आए हैं। तो ये चीज़ मैं उस वक़्त नहीं करता था, लेकिन 2 घंटे के बाद जब मैं वापस आता था नीचे, अपने रूम के अंदर आता था, उसके बाद मैं वापस से यूट्यूब स्टूडियो खोलकर देखता था। तो इस चीज़ का मुझे दुःख नहीं होता था कि मैं वापस से उस चीज़ को देख रहा हूँ। मुझे इस चीज़ की खुशी होती थी कि मैंने 2 घंटे उस चीज़ को, अपने वाइब्रेशन को उस चीज़ से शिफ्ट किया। और वाइब्रेशन शिफ्टिंग में आपको अपनी लाइफ़स्टाइल के हिसाब से देखना होगा कि आपको क्या चीज़ पसंद आती है। अपने तरीके से आपको फ़ोकस शिफ्ट करना सीखना होगा। फिर आपका धीरे-धीरे, जैसे आप देखोगे कि शुरू में आप 17 सेकंड नेगेटिव थॉट्स को यूज़ करते हो, तो उस वक़्त वो धीरे-धीरे करके शिफ्ट होने लगेगा। तो वो 17 सेकंड जो होगा वो एक अच्छी वाइब्रेशन वाला होने लगेगा। फिर उसी तरह की चीज़ें आपकी लाइफ़ में रिपीट होने लगेंगी और यूनिवर्स आपको इसमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। तो मैंने कभी भी वाइब्रेशनली अपने आप को डायरेक्ट जंप कभी भी नहीं दिया कि मुझ आज मैं इस जगह पर हूँ, आज मैं अगर डिप्रेशन में हूँ, तो मैं ये कभी नहीं एक्सपेक्ट करता था कि अगले 1 दिन में या 1 हफ्ते में या 1 महीने में अपने डिप्रेशन से टोटली निकल कर और हमेशा खुश रहने लगूँ। तो ये चीज़ मैं समझता था कि मेरे लिए एग्ज़ैक्टली अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान के पास वाइब्रेशनली हर एक थॉट्स पॉसिबल होते हैं। आप जिस भी सिचुएशन पर अभी हो, वहाँ से निकल कर आप जिस भी वाइब्रेशन में जाना चाहते हो, वहाँ तक आप पहुँच सकते हो, लेकिन इमीडिएटली उसे नहीं पहुँच सकते। जैसे अगर आप दिल्ली में हो और आपको जाना है, मान लीजिए इंडिया से बाहर आपको दुबई जाना है और यूनिवर्स आपको कहता है कि आप विजुअलाइज़ करो, आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। तो जब आप रात को सोने जाओ और मुंबई में होते हुए आप अपने आप को विजुअलाइज़ करो दुबई के अंदर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप अगले दिन उठो और आप दुबई में खुद को पाओ, क्योंकि ये एक डायरेक्ट जंप हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली और दुबई में डिस्टेंस काफ़ी है, तो आपको उस जगह पर ट्रैवल करके ही जाना होगा। आपको पहले दिल्ली एयरपोर्ट जाना होगा, वहाँ से आपको फ़्लाइट मिलेगी दुबई की और उससे भी पहले आपको वीज़ा पासपोर्ट चाहिए होगा, तब आप दुबई पर पहुँच पाओगे। तो एक आपकी डिज़ायर है कि आपको दिल्ली से दुबई जाना है और उसके बाद दुबई तक पहुँचने के स्टेप बाय स्टेप 5-6 प्रोसेस है। जैसे आपको वीज़ा पासपोर्ट चाहिए, आपको टैक्सी चाहिए, एयरपोर्ट तक जाने के लिए टिकट चाहिए, फिर आपको एयरप्लेन में बैठना है, फिर वहाँ से आप जाओगे वहाँ पर दुबई, फिर वहाँ से आप अपनी टैक्सी करोगे, वहाँ से आप अपने होटल रूम में जाओगे। वाइब्रेशनली आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो कि आप दुबई में हो, लेकिन दुबई तक पहुँचने के लिए आपको इस प्रोसेस में से गुज़र के ही जाना होगा, चाहे आपकी अलाइनमेंट कितनी अच्छी क्यों ना हो। आप डोरेमोन के दरवाजे की तरह एक बार में उस जगह पर नहीं पहुँच पाओगे। आपको प्रोसेसेस में से गुज़रना होगा। उसी तरह से जब आपकी अलाइनमेंट बनने वाली होती है और जब आप डिप्रेशन में होते हो या बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन में होते हो, तो उसकी हीलिंग भी कई बार आपको परेशानी देती है।
तो उस डिप्रेशन में से निकलने के लिए आपको एंगर भी आएगा, आपको उसको भी झेलना पड़ेगा, आपको जेलसी भी फ़ील होगी, आपको इनसिक्योरिटी भी फ़ील होगी। इस तरह से फिर आप गुस्सा करके शांत होगे, फिर आप अलाइनमेंट की तरफ अच्छे से बढ़ोगे। यानी शॉर्ट में कहूँ तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रूटीन को फ़ॉलो करना शुरू करते हो, तो शुरू में आपकी वाइब्रेशन अप डाउन बहुत ज़्यादा होंगी। आपको ऐसा भी लगेगा कि आपको ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, आपसे नहीं हो पाएगा, ये भी आपको चीज़ लगेगी। लेकिन आपको दुबई में डायरेक्ट जंप नहीं लगाना है दिल्ली से। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले टिकट कटानी है, उसके बाद आप एयरपोर्ट पहुँचोगे, उसके बाद आप दुबई पहुँचोगे। इतने सारे प्रोसेस हैं। उसी तरह से आपको अपने लाइफ़ में प्रोसेस को देखना होगा, उस चीज़ को ब्रेक करके देखना होगा कि अगर आप अभी बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील कर रहे हो, तो उससे थोड़ा कम कैसे बुरा फ़ील करोगे, फिर उससे थोड़ा कम कैसे फ़ील करोगे। फिर ये धीरे-धीरे फ़ीलिंग नॉर्मल हो जाएगी। फिर आप नॉर्मल को थोड़ा-सा बेटर बनाओगे कि मुझे इससे थोड़ा-सा बेटर फ़ील करना है, फिर इससे थोड़ा-सा बेटर फ़ील करना है। इस तरह से आपकी वाइब्रेशन में शिफ्टिंग होनी शुरू होगी। और आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। फिर वक़्त के साथ-साथ ये चीज़ आपके लिए नेचुरल हो जाएगी। आप फिर ईज़िली उन थॉट्स को खोज पाओगे जो थॉट्स आपको चाहिए और वो फीलिंग्स भी ईज़िली क्रिएट कर पाओगे जो फीलिंग्स आपको मैनिफेस्टेशन के लिए चाहिए। और फिर आपके ये क्वेश्चन नहीं होंगे कभी भी कि ये चीज़ मेरी लाइफ़ में कब मैनिफेस्ट होगी। आपको एग्ज़ैक्टली आपके थॉट्स के थ्रू पता होगा कि अच्छा मैं इस वक़्त ऐसा सोच रहा हूँ और इस वक़्त मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में मेरी लाइफ़ में ये चीज़ मैनिफेस्ट होने वाली है और यही चीज़ आपकी अवेयरनेस होगी। अगर आप कुछ रेज़िस्टेंस क्रिएट कर रहे होगे तो आपको इमीडिएटली वो चीज़ पता होगी कि मैं रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ और इससे ये चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है। यानी एक तरह से भविष्यवाणी को अच्छे से आप कर पाओगे, जो कि मैं भी पर्सनली मेरी लाइफ में अभी कर पाता हूँ। और ये भविष्यवाणी मतलब मैं बोलूँ ये जादू की तरह नहीं है, ये हर किसी के अंदर है और हर कोई इसे कर सकता है। लेकिन ये चीज़ मैंने देखी है कि मोस्टली इंसान अपने लिए ज़्यादा कर पाता है, दूसरों के लिए उतना नहीं समझ पाता है। क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता कि दूसरा इंसान अपने अंदर क्या फ़ील कर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं उसके वर्ड्स किस तरफ जा रहे हैं, वो तो आपको इंडिकेट कर देंगे कि उसकी लाइफ़ में क्या मैनिफेस्ट होने वाला है। लेकिन एग्ज़ैक्टली हम नहीं बोल सकते और इस चीज़ को डेलिब्रेट क्रिएशन कहते हैं और इस चीज़ को आप अपने ऊपर देखोगे, तो आप एग्ज़ैक्टली बता सकते हो आप अपनी आने वाली लाइफ़ में क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो। तो जैसे जिस तरह की मेरी फीलिंग्स होती हैं, तो मुझे पता होता है मेरी लाइफ़ में ये चीज़ मैनिफेस्ट होने वाली है और अगर वो मेरे अकॉर्डिंग है, तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है, तो मुझे उस चीज़ में और अलाइनमेंट क्रिएट करनी है। और बस मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करने के लिए इसी चीज़ पर फ़ोकस करता हूँ। मैं ये ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि मेरी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं भी होती है, कोई चीज़ मेरी लाइफ से चल भी जाती है, तो मुझे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है उस चीज़ को लेकर। और ये मेरी अलाइनमेंट का राज़ है अगर मैं आपको कहूँ तो, कि मैं अपनी मैनिफेस्टेशन के कंप्लीट होने से पहले ही अपनी लाइफ में खुश हूँ। एक खालीपन मैं भी क पहले बहुत ज़्यादा फ़ील करता था कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है, वो चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है। तो वो खालीपन मेरी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी टाइम से भर चुका है। तो मुझे उतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। और जब वो खालीपन भरता है ना, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन होती है, उसके आने से पहले ही आप खुशी महसूस करने लगते हो आपके अंदर और वही चीज़ एंड फीलिंग होती है। जैसा नेविल गोडार्ड कहते हैं कि एंड फीलिंग पर आप पहुँचते हो, तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन आपके पास मैनिफेस्ट हो जाता है, तो उसके बाद आप अपनी लाइफ में रिलैक्स रहोगे। आप उनके साथ खुश रहोगे या आपकी लाइफ में कोई और ही रेजिस्टेंस होगी, ये तो आप नहीं सोच रहे होगे कि मुझे उस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है। तो इस तरह से जब आप अलाइनमेंट पर मोस्ट ऑफ द टाइम अपना फोकस करते हो, तो आप एंड फीलिंग पर ऑलरेडी पहुंच जाते हो और इसमें आपको फीलिंग्स क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप इजीली फीलिंग्स को क्रिएट करते हो और अपनी लाइफ में हर वो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो जो आपको चाहिए और उसके लिए आपको अलग से कोई टेक्निक नहीं करनी पड़ती। लाइफ में एक रूटीन सी बन जाती है, फिर उस रूटीन को आप फॉलो करने लगते हो और वही चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन होने लगती है। जैसे अगर मैं कहूँ, तो मैं दिन में काफ़ी टाइम सब्लिमिनल बना रहा होता हूँ और पर्सनल सेशन ले रहा होता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उनके अफ़र्मेशंस लिख रहा होता हूँ कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, आपकी लाइफ में ये चीज़ हो चुकी है, ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। या अगर मैं किसी को पर्सनली भी सब्लिमिनल नहीं या पर्सनल सेशन में भी बात कर रहा होता हूँ, तो वो जब ये चीज़ बोलते हैं कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं उनको ये चीज़ समझा रहा होता हूँ कि ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल है। तो देखा जाए तो मेरी वाइब्रेशन में शिफ्ट उसी वक़्त होने लगता है। यानी मुझे उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है। मेरा काम ही इस तरह का हो गया है कि वो मुझे अलाइनमेंट में रखता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं टाइम निकालता हूँ अपने मेडिटेशन के लिए, अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के लिए। भले बीच में गैप हो जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन मैं फिर भी हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखता हूँ कि मैं इसे छोड़ ना दूँ, मैं इसे करता ज़रूर रहूँ। और मेडिटेशन को तो हमेशा ही करूँ, क्योंकि मेडिटेशन मेरी लाइफ में रहेगा तो मेरी अवेयरनेस अच्छी रहेगी और मेरी अवेयरनेस अच्छी होगी तो मेरे लिए उस चीज़ को समझना कि मैं इस वक़्त क्या सोच रहा हूँ, क्या फ़ील कर रहा हूँ और उस जगह में से उसको शिफ्ट करना ज़्यादा ईज़ी होगा कंपैरेटिवली उसके जब मैं मेडिटेशन नहीं करता हूँ तो। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाने हो या पर्सनल सेशन लेना हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर या फिर जीमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बस आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना होगा क्योंकि मैसेजेस और मेल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो मुझे हर एक के रिप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।